कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट था नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड था स्केल ऑफ ऑपरेशन और थर्ड था कैपिटल रिक्वायरमेंट। राइट। अब फोर्थ है मैनेजरियल यस। एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैनेजरियल एबिलिटी होता है इट इज अ difficult for a sole proprietor to have expertise in all functional areas of business. Further, the size of the business may not permit engagement of professional management. मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेजरियल एबिलिटी, मतलब कि एक पर्सन अकेला कितनी सारी चीजों पे ध्यान देगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जितने भी फंक्शनल एरिया है उसके बिजनेस के, जस्ट लाइक परचेज करना, सेल करना, कैश का हिसाब रखना, बैंक का हिसाब रखना, गुड्स को मैनेज, मतलब शॉप को मैनेज करना कि किस तरीके से मैनेज होगी। तो सिंगल पर्सन के लिए ये सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फर्दर, द साइज ऑफ द बिजनेस में नॉट परमिट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। और फिर आपका साइज, बिजनेस का साइज भी ऐसा रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता कि आप किसी एक प्रोफेशनल पर्सन को, प्रोफेशनल मैनेजर्स को, क्या मैनेजर को क्या करो, अपॉइंट करो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो मैनेजरियल एबिलिटी चेक करी जाती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजरियल एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन होता है जो सारे एरियाज पे क्या करना चाहता है, सारे एरियाज को मैनेज करता है। और एक पर्सन हर एरिया में एक्सपर्टाइज हो ये जरूरी नहीं होता। उसी को अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी करनी है, उसी को बिजनेस भी करना है। तो इज इट पॉसिबल फॉर वन पर्सन कि वो सारी फील्ड में एक्सपर्टाइज हो? कोई मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज होता है, कोई सेल्स में एक्सपर्टाइज होता है, किसी कोई मार्केटिंग अच्छी कर सकता है, कोई सेल अच्छी कर सकता है, कोई बिजनेस को मैनेज अच्छा कर सकता है। एक ही पर्सन सब चीजें कर सकता है क्या? बताओ। नो मैम। नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए मैनेजरियल एबिलिटी चेक करी जाती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजरियल एबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि साइज ऑफ द बिजनेस ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी प्रोफेशनल मैनेजर को अपॉइंट करो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बिजनेस का साइज छोटा होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बाहर वाले पर्सन को, मैनेजर को अपॉइंट करोगे तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। और आपका बिजनेस का साइज इतना बड़ा नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि आप किसी को सैलरी दे पाओ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप हुई, कंपनी हुई, देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स व्हिच अलाउ द परमिट टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरियाज। तो जैसे पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में होता है, उसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं और हर पर्सन अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज होता है। तो मैनेज करना कंपनी और पार्टनरशिप के केस में थोड़ा इजी हो जाता है। जस्ट लाइक श्रेयस और ऋषभ, आप दोनों ने मिलके पार्टनरशिप ओपन करी है। अब श्रेयस है मार्केटिंग में एक्सपर्ट, वो मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है। और ऋषभ है सेल्स में एक्सपर्ट, वो सेल बहुत अच्छी करता है। तो आप अब एक जना एक फील्ड में एक्सपर्ट हो गया, दूसरा दूसरी फील्ड में एक्सपर्ट हो गया, तो बट ऑब्वियस है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होगा और बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। राइट। यस मैम। ऐसा स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरियाज में आप स्पेशलाइज हो तो आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करोगे। आधी आधी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट। उसके बाद लीडिंग टू बेटर आउटपुट्स एंड डिसीजन मेकिंग, हाउएवर दिस में समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेटर अल्टरनेटिव इफ द ऑपरेशन आर फार फ्लंग, कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल। अब पार्टनरशिप में भी कभी कभी क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, दो लोग हैं तो दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। तो दोनों के ओपिनियन में, दोनों के व्यूज में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आने के, लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी में क्या होता है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर कंपनी अगर बहुत बड़े लेवल पे आप बिजनेस करते हो और बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, आपका बिजनेस बहुत टफ है, तो आप क्या करते हो, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस ओपन करते हो और उसमें आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को एज अ मैनेजर भी अपॉइंट कर सकते हो। आया समझ में? क्योंकि वो बड़े लेवल का होता है। ऑब्वियस सी बात है, बड़े लेवल का बिजनेस करते हो तो आप सैलरी देने में कैपेबल होते हो। राइट। यस मैम। कोई डाउट किसी को मैनेजरियल एबिलिटी में? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो वर्क डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, किस फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में तो आप प्रोफेशनल मैनेजर को ही अपॉइंट कर लेते हो। क्लियर? यस मैम। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा है मैम। गुड। आ रहा है मैम। उसके बाद होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? आपको अपने बिजनेस पे कितना कंट्रोल रखना है, ये बताता है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आपको अपने बिजनेस पे पूरी ऑनरशिप चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी का बिजनेस कर सकते हो। पूरी की पूरी ऑनरशिप मतलब समझते, पूरा की पूरा कंट्रोल चाहिए, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए आपको अपने बिजनेस में, तो आप क्या करते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी खोलते हो। आप अपने बिजनेस का डिसीजन, कंट्रोल शेयर कर सकते हो हाफ हाफ, तो आप किस पे जाते हो? पार्टनरशिप या एलएलपी पे जाते हो। और आप अपने बिजनेस का डिसीजन सब लोगों की सहमति से ले सकते हो और डिस्क्लोज कर सकते हो। आप अपने कंट्रोल दूसरों के हाथ में भी दे सकते हो, तो आप कंपनी ओपन कर सकते हो। आया समझ में? यस मैम। So degree of control and management that an entrepreneur desire to have over business affect the choice of form of organization. डिग्री एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट जो है, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, उससे भी आप अपना बिजनेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करने में, चूज करने में वो भी अफेक्ट करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी है, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर कंप्लीटली फ्यूज्ड एंड देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनरशिप भी पूरा आपका, मैनेजमेंट भी आपका और कंट्रोल भी आपका। तो अगर आप कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर पूरा कंट्रोल अपना बिजनेस पे रखना चाहता है, तो वो कौन सा बिजनेस ओपन करता है? सोल सोल प्रोप्राइटरशिप। और वो अपना कंट्रोल और ऑनरशिप आदि आदि शेयर कर सकता है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर पार्टनरशिप। सकता है, तो वो पार्टनरशिप पे जाता है, राइट? इन पार्टनरशिप यस मैम। and control of business is jointly shared by the partners and their specific rights, duties and responsibilities would be documented through incorporating various clauses in this regard in partnership deed. Partnership deed में लिख दिया जाता है कि कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका कितना कंट्रोल है बिजनेस पे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। उसके बाद दे हैव इक्वल वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एक्सेप्ट where they agree to divide among themselves the business responsibility in a different manner. अगर आप अपने बिजनेस पे अपना कंट्रोल आधा आधा शेयर कर सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल रहता है, ऑनरशिप रहती है। क्लियर? उसके बाद दे हैव इक्वल वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एक्सेप्ट वेयर दे एग्री टू डिवाइड अमंग देमसेल्व्स द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ डिफरेंट मैनर। उनका इक्वल प्रॉफिट रहता है, मतलब इक्वल शेयर रहता है, मैनेजमेंट भी इक्वली अग्री करते हैं, जिस और प्रॉफिट और मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें उनको उस रेशो में मिलती है जो वो डिसाइड करते हैं इन अ पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? इवन देन यस मैम। लीगली अकाउंटेबल टू इच अदर। अकाउंटेबल मतलब समझते हो, जैसे ऋषभ और तुमने, श्रेयस, आप दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप ओपन करी है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है? जैसे आपने डिसाइड करा है कि आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो अकाउंटेबल मतलब अगर कोई काम श्रेयस करके आया है तो वो आपको बताने के लिए अकाउंटेबल रहेगा, और कोई काम अगर ऋषभ करके आया है तो ऋषभ भी अकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, श्रेयस को बताने के लिए कि मैं ये काम पार्टनरशिप के बिहाफ पे कर आया हूँ। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या रहते हैं? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब एक दूसरे को बताने के लिए जवाबदार रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे को सारी बात बतानी चाहिए बिजनेस की। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। गुड। उसके बाद इन अ कंपनी however there is a divergence between ownership and management. The management and control of the company business is entrusted to the board, who are generally the elected representative of the shareholder. There's a person wishing to have complete and direct control of business prefer proprietor organization. कंपनी में क्या होता है? कंपनी में मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों अलग अलग होती है। कैसे? मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। और ऑनरशिप किसके हाथ में होती है? शेयर होल्डर के हाथ में। और ऑनरशिप भी क्या हो जाती है? डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन के पास पूरे शेयर तो रहते नहीं है।
तो जिन जिन के पास शेयर्स है वो कंपनी के ऑनर है, तो जितने लोगों के पास है तो कंट्रोल उतने लोगों का है। तो अगर आप अपनी कंट्रोल डाइल्यूट कर सकते हैं, मैनेजमेंट का डिसीजन डाइल्यूट कर सकते हैं, तो आप कंपनी के फॉर्म में जाते हैं। क्लियर? अच्छे से समझ में आया ये वाला पॉइंट? मैं इतना डीपली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आगे भी आप ये पढ़ो। एक एक लाइन भी यस इसीलिए मैम। बता रही हूँ मैं, ठीक है? यस मैम। समझ में आया इस पॉइंट में कोई दिक्कत? डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड नो मैनेजमेंट मैम। वाले पॉइंट में मैं पूछ लूँ नो मैम। दोनों से कभी भी किसी भी टाइम पे, यस मैम। ठीक है? ठीक है, चलो इसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। Degree of risk and liability. The size of risk and the willingness of owner to bear it is an important consideration in the selection of a form of business organization. ध्यान से सुनना, पहले क्या था हमारा? डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है? कि मैं कंट्रोल कितना अपने हाथ में रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है, एक सेकेंड, हाँ चलो, इसके पहले क्या पॉइंट था? डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो वो हो गया हमारा। अब डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, इसमें ये बताते हैं कि एक पर्सन कितनी रिस्क और कितनी लाइबिलिटी लेने के लिए रेडी है। अगर वो बिजनेस की पूरी रिस्क लेना चाहता है, पूरी लाइबिलिटी लेना चाहता है, इफ बिजनेस में कभी लॉस भी हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लॉस का बियर कर सकता है, तो आप क्या बिजनेस करेंगे? कौन सा सिलेक्ट करोगे आप बिजनेस? जल्दी बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। गुड, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सिंगल व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, सिंगल पर्सन अगर पूरी रिस्क बियर करना चाहता है, पूरी लाइबिलिटी लेना चाहता है, तो वो कौन से बिजनेस पे जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप पे, ठीक है? पर अगर दो पर्सन मिलकर रिस्क बियर करते हैं और लाइबिलिटी का पार्टनरशिप। चाहते हैं, अनलिमिटेड बियर कर सकते हैं कि अगर केस कभी कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो हम आधी आधी बियर कर लेंगे, और इफ हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी हमको चुकाना पड़ा तो हम चुका देंगे। तो कौन से में जाते हैं फिर? पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप। पर अगर कोई पर्सन रिस्क लिमिटेड रखना चाहता है, लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता है, बिल्कुल फ्री रहना चाहता है, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेना चाहता है और उतना ही पेमेंट करना चाहता है जितना उसने शेयर्स खरीदे हैं, या फिर एक लिमिट तक ही कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद लॉस बियर नहीं कर सकता, तो कौन से फॉर्म पे जाता है वो? कंपनी और एलएलपी। ओपीसी। ओपीसी, कंपनी और एलएलपी, राइट? तो डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी डिफाइन करती है आपकी कितनी एबिलिटी है कि आप उतनी रिस्क बियर कर सकते हो, आप उतनी लाइबिलिटी बियर कर सकते हो। उसी के बाद आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म। क्लियर है? यस मैम। गुड। पढ़ ले इस पूरे पैरा को अपन। द साइज ऑफ risk and the willingness of owner to bear it, it is an important consideration in the selection of a form of business organization. रिस्क का साइज और ऑनर उसको कितनी बियर करने के लिए रेडी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने के लिए। The amount of risk involved in a business depend, among other factors, like on the nature and size of the business. Smaller the size of business, smaller the amount of risk. जो अमाउंट होता है रिस्क का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा, नेचर एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है बिजनेस के। जितनी बड़ी साइज ऑफ द बिजनेस, स्मॉलर द अमाउंट ऑफ रिस्क। स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉलर द अमाउंट ऑफ रिस्क। लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस, लार्जर द अमाउंट ऑफ रिस्क। अगर बिजनेस छोटा है तो रिस्क छोटी है, बिजनेस बड़ा है तो रिस्क बड़ी है। वो ये बोलते हैं ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने तुमको बोला एक वो छत पे जो बॉर्डर होती है बहुत पतली होती है, मैंने बोला तुम उसको अगर उस पर चलोगे तो मैं तुमको 10 रुपए दूंगी, तो तुम चलोगे क्या? रिस्क कितनी बड़ी और रिवॉर्ड कितना छोटा। अगर मैंने बोला 1 लाख रुपए दूंगी, तो रिस्क जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होता है। आ रहा है समझ में ये? तो स्मॉलर, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो रिस्क भी छोटी होगी, और स्मॉल बिजनेस का साइज बड़ा है तो रिस्क भी बड़ी होगी। क्लियर है क्या? यस मैम। 4 लोग, अच्छा लेनोवो भी है। यस मैम।
समझ में आया? तो स्मॉलर, तो ये तो रिस्क की बात हो गई। लाइबिलिटी की बात कैसे आएगी? अगर आप लाइबिलिटी पूरी बियर करने के लिए रेडी हो तो आप कौन सा फॉर्म खोलते हो? पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप। और नहीं बियर करने के लिए रेडी हो तो पार्टनरशिप या एलएलपी इस पे जाते हो। क्लियर? Yes, ma'am. Sole proprietorship business carries a small amount of risk with it is compared to partnership or company. However, the sole proprietor is personally liable for all the date of the business to the extent of his entire property. Likewise, in partnership, partner are individually and jointly responsible for the liability of the partnership firm. इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कम रिस्क होती है कंपैरिजन टू पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी में रिस्क ज्यादा क्यों होती है, मैं यहाँ समझाती हूँ। क्यों होती है पार्टनरशिप में रिस्क? क्योंकि पार्टनरशिप तो ऑब्वियस सी बात है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है पार्टनर्स की। अगर कोई दूसरा भी कोई कांड करके आया है, कोई गलत करके आया है जिसकी वजह से लॉस हुआ है, तो पहले पार्टनर को भी बियर करना पड़ता है, राइट? तो वो तो रिस्क है ही। अब कंपनी में रिस्क ज्यादा क्यों है? कंपनी में रिस्क इसलिए ज्यादा है, इन केस तो अपन क्या बोलते हैं कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। कितने तक लिमिटेड? जितने के उसने शेयर्स खरीदे। अगर एक बार पूरा पेमेंट कर दिया तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। बट यहाँ पे कंपनी के केस में एक और चीज है जो ये है कि इन केस अगर पता चल गया कि किसी मेंबर या किसी डायरेक्टर की लापरवाही की वजह से वो लॉस हुआ है बिजनेस में, तो उस लॉस की जड़ तक जाया जाता है, तह तक जाते हैं, और फिर जो एक्चुअल में कल्प्रिट होता है उसको सामने लेकर आते हैं और वो पर्सनली लायबल होता है। आया समझ में? जैसे अगर कोई काम डायरेक्टर ने और मेंबर ने अपने फायदे के लिए करा है और उस वजह से कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है, तो अल्टीमेट मैम इसको कॉर्पोरेट बिल बोलेंगे, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लिफ्टिंग बिल। ऑफ कॉर्पोरेट विल, एग्जैक्टली। पढ़ रखा है सबने? या फिर आप यस मैम। कौन बोला था वैसे, ये श्रेयस कि ऋषभ? कौन बोला? श्रेयस ने बोला था मैम। श्रेयस, एग्जैक्टली। इसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोला जाता है। वो ढंग से नहीं लगा यार, परसों भी ढंग से नहीं लगे तो कल लगे नहीं तो पहुंचा। तो इसीलिए कंपनी के केस में ज्यादा क्या होती है? बड़ी रिस्क होती है। तो जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा बड़ी रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतनी छोटी रिस्क। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? अभी तक का 6 पॉइंट में कौन कौन से 6 पॉइंट पढ़ लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग के? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट एबिलिटी, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, और डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। गुड। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब क्या? कि आप अपना बिजनेस हमेशा स्टेबल रखना चाहते हैं नहीं। सोल प्रोप्राइटर के शिप में स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ऑनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है? पार्टनरशिप के केस में भी अगर एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया, तो वो वाली पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है। मतलब पार्टनरशिप भी एक पार्टनर के जाने से, जैसे अगर 3 पार्टनर ने मिलकर भी पार्टनरशिप ओपन कर रखी है, तो एक पार्टनर के जाने से भी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। बट एलएलपी और कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि मेंबर के और पार्टनर के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलएलपी और कंपनी एज इट इज रहती है। तो अगर आपको अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी रखनी है तो एलएलपी और कंपनी पे जाते हैं, और स्टेबिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे जा सकते हैं। आया समझ में? सोल प्रोप्राइटरशिप का तो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। क्या ड्रॉबैक है? कि अगर वो सोल प्रोप्राइटर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, बिजनेस करने के लायक नहीं बचता है, तो बिजनेस बंद हो जाता है ना? यस मैम। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है। 2 या 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से अगर एक पार्टनर चले जाता है तो वो वाली पार्टनरशिप बंद होती है। फिर बचे हुए 2 पार्टनर नई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे तो बंद ही होता है ना बिजनेस, तो स्टेबल नहीं रहता है ना एक पार्टनर के जाने से भी। बट अगर आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रखनी है, तो एलएलपी और कंपनी में ऐसा होता है कि किसी के आने या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कंपनी और पार्टनरशिप चलती रहती है। आज नया पार्टनर आया, पुराना गया, कंपनी में नया मेंबर आया, पुराना गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यस मैम। पढ़ ले ये पैरा। यस मैम। Stability of business is another factor that govern the choice of an ownership organization. Stable business is preferred by the owner insofar as it helps him in attracting suppliers of capital who look for safety of investment and regular return. Stable business जो रहता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? ऑनर को भी, ऑनर के लिए बहुत प्रेफरेबल रहता है स्टेबल बिजनेस, और लोगों को भी अट्रैक्ट करता है कि ये तो काफी टाइम से है बिजनेस, मार्केट में बिजनेस 40 सालों से कर रही है, 50 सालों से कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जितने सालों से टिका रहता है मार्केट में उसकी गुडविल भी ज्यादा रहती है और लोग उसके साथ काम करना भी प्रेफर करते हैं, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप आर नॉट स्टेबल ऑल्दो नो टाइम लिमिट इज प्लेस्ड ऑन देम बाय लॉ। लॉ ने इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं प्लेस कर रखी है और वो क्या है, इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रहती है। क्लियर? The illness of owner may derange the business and his death cause the demise of the business. Illness की वजह से बिजनेस क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस पूरा ही बंद हो जाता है। पार्टनरशिप भी ऑल्सो अनस्टेबल, क्योंकि अगर एक पार्टनर के जाने से, मैंने यही बताया कि डेथ हो जाती है, अगर एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसैनिटी, रिटायरमेंट वगैरह कुछ हो जाता है, या एडमिशन, एक्सपल्शन और विड्रॉवल ऑफ बाय वन ऑफ द पार्टनर, किसी को भी एक्सपेल कर देते हैं या किसी को का नया एडमिशन होता है पार्टनर का, तो पुरानी टर्मिनेट करके नई स्टार्ट करनी पड़ती है आपको पार्टनरशिप। ठीक है? और कंपनीज और एलएलपी में ऐसा नहीं होता है, वो का वही लिखा हुआ, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन होती है कंपनी, तो कंपनी डिपेंड नहीं होती है किसी भी मेंबर और पार्टनर पे। मेंबर पार्टनर में कम, मेंबर पार्टनर्स में गो, बट द कंपनी और एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर अनलेस एंड अंटिल इट इज वाइंड अप। जब तक वो लॉ के द्वारा बंद नहीं होती है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है, ना कोई मेंबर के जाने से बंद होगी, ना कोई पार्टनर के जाने से बंद होगी। क्लियर है? गॉट इट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप अपने बिजनेस की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, कितना फ्लेक्सिबल चाहते हैं। As far as possible, the form of organization chosen should allow flexibility of administration. The flexibility of administration is closely related to the internal organization of a business. That is, the manner in which organizational activities are structured into departments, sections, and units with a clear definition of authority and responsibility. The internal organization of sole proprietor business, for instance, is very simple, and therefore any change in its administration can be affected with least inconvenience and loss. Flexibility मतलब जब आप जैसे चाहो अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, चेंज। बिजनेस का नेचर है, बिजनेस चेंज करने का नहीं बोल रही हूँ। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो आपका काम करने का तरीका होता है, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती है, वो आप कितने अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो। अगर आप अपने बिजनेस में, in case company administration is not flexible because its activities are conducted on a large scale. अगर आप शॉर्ट स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि छोटे लेवल पे चेंज करना बहुत इजी होता है, कर सकते हो आप, आपका बिजनेस करने का तरीका चेंज कर सकते हो और आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो, राइट? आ रहा है समझ में? खुद का डिसीजन है, जैसे चाहो अपना बिजनेस कर सकते हो, जैसे चाहो अपने उसका मतलब शॉप का या जो भी ऑफिस है उसका ओपन करने का टाइम चेंज कर सकते हो, कितनी देर आपको काम करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, किस तरीके से काम करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पर कंपनी और एलएलपी इनका बिजनेस थोड़े लार्ज लेवल पे चलता है, बड़े लेवल पे चलता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा टफ होता है चेंज करना, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद any substantial change in the existing line of business activity, say from cotton textile to sugar manufacturing, may not be permitted by law if such a provision is not made in object clause of the memorandum of association of company. Thus, from flexibility point of view, sole proprietor has a distinct edge over other firm.
सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप कंपनी हो, ठीक है, और कंपनी में आप कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर एन एग्जांपल आप कर रहे थे ग्रोसरी शॉप का बिजनेस, अब ग्रोसरी शॉप के साथ आप क्या जनरल स्टोर का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना काम करने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। पर कंपनी में अगर आपकी कॉटन की टेक्सटाइल मिल थी और आप अब शुगर मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें डालना चाहते हैं या कॉटन टेक्सटाइल से शुगर मैन्युफैक्चरिंग पे करना चाहते हैं, तो ये इतना इजी नहीं होता है। आपको उसके लिए पूरे कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन चेंज करवाना पड़ते हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा रिजिड होता है वो। तो फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के केस में थोड़ी कम होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या बेटर है, सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट? मैम प्रॉफिट का शेयर कैसे करते हैं? एग्जैक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो उसका खुद का रहता है, एंड कंपनी में हाँ शेयर होएगा। एग्जैक्टली पार्टनरशिप में भी शेयर हो जाएगा और कंपनी में भी सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स में, राइट? पर सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा की पूरा प्रॉफिट किसका होता है, आपका होता है। इट इज द मैम ओपीसी में किसका होएगा? किसमें? ओपीसी में भी अपना ही होगा। ओपीसी में भी मेंबर का ही होगा ना, मेंबर को ही मिलेगा प्रॉफिट। मैम हाँ ठीक है। तो पूरा की पूरा प्रॉफिट उसी का होगा, ठीक है। पर प्रॉफिट पे कंपनी वालों को 30% का टैक्स देना पड़ता है, अभी पीछे टैक्स रेट भी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। प्रॉफिट इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड इट हैज अ ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. An entrepreneur desiring to pocket all the profits of business will naturally prefer sole proprietorship. Of course, in sole proprietorship, the personal liability is also unlimited. अगर आप क्या करना चाहते हो, पूरा की पूरा प्रॉफिट अपने पॉकेट में रखना चाहते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करोगे। बट आप प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, तो आप कौन से उसमें जाओगे, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप। But if he's willing to share the profits, partnership form of organization would be preferred. In company organization, where the profits, whenever the board of directors decides, are distributed among shareholders in proportion to their shareholding, but the liability of the shareholder is also limited. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट्स आपको क्या करना पड़ता है, व्हेनेवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। बट इसमें ये भी रहता है कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉफिट भी लिमिटेड ही मिलता है, उस रेट पे मिलता है जिसपे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इस रेट पे हमको डिविडेंड देना है, और शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं कि हाँ इस रेट पे डिविडेंड देना सही रहेगा। कंपनी में ऑल्सो रिवॉर्ड मिलता है, बोनस शेयर के तौर पे भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स मिल जाते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, enabling the shareholder to exit the company at any time as per their own discretion. और लिस्टेड कंपनी के केस में ऐसा होता है कि शेयर होल्डर जब चाहे तब कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उसके शेयर स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में सेल परचेस होते हैं, तो जब शेयर होल्डर का मन करे तब वो छोड़ के जा सकते हैं, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पर प्रॉफिट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक लिमिट तक ही मिलता है इन केस ऑफ कंपनी में। पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आधा आधा, और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो पूरा प्रॉफिट आपका ही है। क्लियर? यस यस मैम। आ गया समझ में अच्छे से? यस मैम। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन मतलब, एक सेकेंड में आई। हाँ कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने की क्या कॉस्ट लगेगी, क्या प्रोसीजर, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो
तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आपको ये सारी चीजें देखना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश करने में बहुत कम कॉस्ट आती है, कोई भारी भरकम प्रोसीजर नहीं होती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप पे आते आते थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी बढ़ जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, इतने रुपीस के स्टाम्प पेपर पे बनी हुई होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड, और अलग अलग तरीके के रेगुलेशन। कंपनी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है बनाने में, प्रोसीजर भी लंबी होती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के रेगुलेशन जस्ट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, शेयर कैपिटल इशू करना, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है इन सब में। तो कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस में देखते हो तो कौन सा फॉर्म अच्छा है? अगर कम कॉस्ट पे जाना है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसीजर रखनी है बिजनेस करने की, तो सुटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। बट अगर थोड़ी सी रिजिड जाना है तो आप उस पे जा सकते हो पार्टनरशिप पे, और कंपनी तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। पढ़ लेते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हो। Different form of organization involve different procedure for establishment and are governed by different law which affect the immediate and long-term functioning of a business enterprise. अलग अलग forms of organization होते हैं, उनकी अलग अलग प्रोसीजर होती है एस्टेब्लिश करने के लिए, और कुछ तो बहुत ही इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना के, पर कुछ में टाइम लगता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू सोल प्रोप्राइटर आर द easiest and cheapest to get started. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी होती है और सबसे चीप होती है स्टार्ट करने में। कोई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं होते। व्हाट इज नेसेसरी इज द टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड द बिजनेस अक्यूमेन ऑफ द ऑनर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग टैक्स लायबिलिटी। क्या जरूरी होता है टेक्निकली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? कोई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए, और कोई भारी भरकम टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है ऑनर के ऊपर, ठीक है। स्लैब रेट से टैक्स लगता है सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप आर ऑल्सो क्वाइट सिंपल टू बी इनिशिएटेड। पार्टनरशिप को भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सिंपल है स्टार्ट करना। एक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं होता है, ओरल एग्रीमेंट से भी काम चल जाता है, पर अगर आप रिटर्न में बनाते हो तो वो आपके लिए सेफ रहता है बाद में, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट जैसे दोनों पार्टनर ने ओरली एग्री कर दिया कि हाँ हम पार्टनरशिप के लिए रेडी है, तो वो भी चलता है, बट ये प्रेफरेबल है कि आप रिटर्न में बनाओ, तो ये भी थोड़ा सिंपल होता है। पर कंपनी में क्या होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म। इट कैन बी क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ एंड ऑपरेट अंडर द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ। बनती भी लॉ के द्वारा है, खत्म भी लॉ के द्वारा होती है, और चलाई भी उसको पूरे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाती है। अगर प्रोविजंस का फॉलो ना करो तो वो ढंग से काम नहीं करती। In the formation of a company, number of legal formalities have to be gone through, which entails at times quite a substantial amount of expenditure. Further, various formalities have to be complied with for closure of companies. Non-payment of dues may land the company into insolvency or liquidation. अगर आपने बहुत सारी तरीके की गवर्नमेंट की फीस होती है, टाइम टू टाइम आपको वो सारी फीस पे करना पड़ती है, और अगर नहीं करते हो तो आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट और लिक्विडेशन हो जाती है। इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया घोषित हो जाती है कंपनी, और लिक्विडेशन मतलब बंद हो जाती है कंपनी। आया समझ में? यस मैम। उसके बाद फॉर एन एग्जांपल जो कंपनी बनाने में खर्चे आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इन सब के खर्चे आते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे सस्ता और सबसे इजी वे क्या होता है बिजनेस स्टार्ट करने का? बताओ जल्दी। सोल प्रोप्राइटर। एग्जैक्टली। आया समझ में? 10 पॉइंट्स पर फैक्टर्स गवर्निंग के। तो पहला पॉइंट क्या था, जल्दी बताओ? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा? स्केल ऑफ ऑपरेशन। तीसरा? कैपिटल रिक्वायरमेंट। चौथा? मैनेजरियल एबिलिटी। पांचवा? डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। छठा? डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। सातवा? स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। आठवा?
flexibility of administration, नवा division of profit, और लास्ट 10th कौन सा था? cost procedure procedure and and government government regulation. इसके बाद 6 पॉइंट और बचे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे. हमारा टाइम खत्म हो गया, लेस देन 1 मिनट बचा है. ठीक है? Yes, ma'am. ओके.